हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MBA 016 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और एक और चीज़, दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो पहले ही मैंने सॉल्व करा दिया है। तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख सकते हैं। उसके अलावा भी एक चीज़ और है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इस बुक को पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे जो है वीडियो बना रखी है। पूरी लिस्ट होगी, पूरी बुक पढ़ा रखी है मैंने वहाँ पे। आप को वो भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सपीरियंस बहुत ही कम करने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो को छोटी रखने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर है ये कोई लेक्चर नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, सुनाऊँ, सिखाऊँ। तो उस हिसाब से लेना है इसको कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 100 पर आया है मैंने, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लो कैसा होता है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा पहले। तो ये जून का है आपका, ठीक है, और आपको 3 घंटे मिलते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना होता है, यानी कि लगभग 5 पेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 5 पेज से एक पेज भी या एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको, सिर्फ 5 पेज, वो मैक्सिमम होता है। आपको उससे कम ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। 5 पेज आप भर सकते हो, एटलीस्ट 5 पेज, बस उससे ज़्यादा नहीं। वो भी आप नहीं भर पाओगे, बहुत ही मुश्किल होता है 5 पेज भरना। तो यहाँ से मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा जब हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको देख ही लिया होगा आपने कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आर्थिक संदर्भ की व्याख्या कीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये विकेंद्रीकरण क्या है और जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा पाएंगे कि क्या होता है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेक्चर वाले जो हमने पढ़ा रखा है यहाँ पे, उसको देखना पड़ेगा समझने के लिए। और मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है यहाँ पे कि भाई जो आर्थिक बेसिकली जो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण है, उसका मतलब होता है लोकतंत्र, जैसे कि हमारा संघीय व्यवस्था है, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर हमारी जो सरकार है, वो किसी एक के पास पूरी पावर नहीं होती है। वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि केंद्र से लेके जो पावर है वो निचले स्तर तक जाती है, ठीक है। स्थानीय निकाय जो होती है, जो पंचायत होती है, जो नगर पालिकाएँ होती है, वहाँ तक पावर जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। और लोकतंत्र मतलब यानी कि जो सत्ता है, जो पावर है, उसका विकेंद्रीकरण करना, उसको बांट देना, ठीक है। और उसी के अंदर हम जो है आर्थिक टॉपिक जो है यहाँ पे, इसको हम पढ़ने वाले हैं कि क्या अगर हम स्थानीय निकायों को अगर हम आर्थिक पावर दे दे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो वही उसी के बारे में सवाल है। बाकी मैंने एक इंट्रो लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। उसका जो एम है यानी कि जो उद्देश्य है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्या क्या उद्देश्य हम इसके अंदर सेट करते हैं, ठीक है। अभी तक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि मेन बॉडी है इस आंसर की। जो भी आप लिखते हो ना, तो उसकी मेन बॉडी होती है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, कि भाई एम्स क्या है वगैरह वगैरह, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अगर हम आगे चलें तो ये हो गया आपकी मेन बॉडी, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊँगा ये मेन बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको जो मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आपको उत्तर देना पड़ता है पॉइंट्स में। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स में दो, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि पॉइंट्स में आंसर देखना बहुत अच्छा रहता है। आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, आपको कम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगता है आप वो लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया है कि भाई उन्नत स्थानीय आर्थिक योजना। तो देखो, अब एक तरफ तो ऐसी योजना है जो कि पूरे राष्ट्र के लिए बन रही है, यानी कि पूरी कंट्री के लिए बन रही है, ठीक है, एक योजना। एक ऐसी योजना है जो सिर्फ आपके आसपास के लोगों के लिए बन रही है, ठीक है। तो आपको फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा होगा? डेफिनेटली हम वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जहाँ पे हमारे आसपास के लोग के द्वारा, या फिर जो हमारे जानने वाला व्यक्ति है वो हमारे लिए नीतियाँ बनाए। तो जो पंचायती निकाय हैं, ये जो स्थानीय निकाय होते हैं, बेसिकली ये काम यही करते हैं। ये जो पॉलिसीज़ लेके आते हैं, जो बनाते हैं, वो हमारे लिए होती है, हमारे जानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जिनको हम चुन के भेजते हैं ना, वो हमारे जानने वाले लोग ही होते हैं बेसिकली। तो वो हमारे लिए नीति बनाएंगे तो हमारे हिसाब से बनाएंगे, हमको देख के बनाएंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। या फिर जो सरकार जो सेंटर में बैठी है, जो जिनको हमारे बारे में पता ही नहीं है, वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बना रही है, तो उनको कैसे पता होगा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए जो ये हम बात करते हैं ना उन्नत स्थानीय या आर्थिक विकास की, तो ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो स्थानीय निकाय होते हैं, ये हमारे लिए परफेक्ट प्लानिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बता तो दिया है, जितना मैंने बताया ना, आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। यानी कि आपको 5-5 लाइन आप इसके लिख दोगे ना, तो भी आपका लगभग 4 से 5 पेज भर जाएगा, ठीक है।
मतलब 3 से 4 पेज तो आपका इजीली भर जाएगा मेरे जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं अभी तक, मतलब मैं दूंगा अभी जो भी। उसके बाद सेकंड है आपका स्थानीय उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करना। तो दूसरा काम क्या हो सकता है कि भाई ये साथ साथ में जो छोटे लेवल के जो बिजनेसेस हैं उनको भी हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। ठीक है, कैसे कि भाई वहाँ पे सामान खरीदना, उन लोगों से सामान खरीद के जो नौकरशाही है उसको कम कर सकते हैं। ये जो काम है छोटे मोटे आंकड़े इकट्ठे करने के वगैरह, जो छोटे मोटे जो काम होते हैं जो पंचायत करती है, तो वो काम किसी प्राइवेट को, किसी जैसे मैं हूँ, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, मैं एजुकेटेड व्यक्ति हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो जो पंचायत है वो मुझे वो काम कर दे सकते हैं कि भाई तू ये वाला काम कर ले, हम तेरे को सैलरी देंगे मंथली इतनी। ठीक है, तो दिहाड़ी देंगे, सैलरी देंगे, जो भी है। तो उससे क्या होगा, मेरी जो एक इनकम है वो जनरेट हो पाएगी, और जो नौकरशाही है उससे हमें छुटकारा भी मिलेगा इधर करके। ठीक है, क्योंकि ये रेड टैप फैलाते हैं यानी कि भ्रष्टाचार फैलाते हैं, तो इससे भी हमें जो है मदद मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है बेहतर बुनियादी ढांचा विकास करना, यानी कि जो स्ट्रक्चर है जैसे कि सड़क है, जल है ना, और जो साफ सफाई है वो लेके आना, उसमें अच्छे से काम हो पाएगा निचले स्तर पे। क्योंकि ये जो काम है सफाई का, सड़क का, जल का, ये निचले स्तरों के लिए बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए अगर ये काम होता है ग्राउंड लेवल से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, समस्या को समझ के फिर उसका समाधान निकालना ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन, ये भी हो सकता है। गरीबी को हटाने के लिए हम कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कुछ प्रोग्राम चला सकते हैं, पंचायत निकाय कर सकते हैं ये काम। और कल्याण जो है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है, महिलाओं के लिए कुछ अलग काम कर सकते हैं। जो जाति के आधार में भेदभाव होता है, तो जो निचली जातियाँ हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम हो सकता है, ताकि जो उन पर दाग लगा हुआ है कुछ ना कुछ तो हट सके ना। आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता है फिर भी लोगों पे। ठीक है, वो अभी भी आज भी जो है उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं। उसके बाद राजस्व सृजन और राजकोषीय उत्तरदायित्व, ये भी हो सकता है कि भाई जो स्थानीय निकाय हैं इनको अपनी जो काम होता है निचले स्तर पे, इसको करने के लिए चाहिए होता है पैसा। ठीक है, और इनको उन पैसों के लिए पहले ना जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन पे डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन जब से अमेंडमेंट आए, ठीक है, उसके बाद जो है 73 और 74 जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या हुआ कि इनको पावर मिल गई कि ये अपने क्षेत्र से जो है कर, यानी कि जो टैक्स है उसकी वसूली कर सकते हैं, और जो शुल्क होता है, सीमा शुल्क जिसको हम बोलते हैं, वो इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इनकी पॉकेट मनी बढ़ेगी, जिससे कि जो छोटे मोटे काम है ना वो ये इजीली कर पाएंगे, जैसे कि कुएं बनवाना है या नालियाँ बनवाना है, सड़कों को पक्की करना है, ये छोटे मोटे जो काम हैं ये कर सकते हैं। ठीक है, पंचायत जो सारे जो नगर निगम है ये, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मैं बार बार आपसे कि अगर आपको ये समझना है सही से तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी, जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है ना इसके बारे में, तो उनको पता ही नहीं होगा कि ये है क्या। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि राजनीतिक और क्रियात्मक विकेंद्रीकरण का वर्णन कीजिए। तो एक तो हो गया राजनीतिक विकेंद्रीकरण, एक हो गया क्रियात्मक विकेंद्रीकरण। इनको मैंने अलग अलग डिफाइन किया। पहले मैंने बात की है राजनीतिक विकेंद्रीकरण की, ये क्या होता है कि भाई जो शक्ति है उसको केंद्र से, ठीक है, निचले स्तर तक लेके जाना, उसी को हम बोलते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी कि जो पावर है, जो राजनीति है, उसको नीचे तक लेके जाना। आप देखते हो कि जो आज इलेक्शन होते हैं ना, वो लोकसभा से लेके जो हमारे जो स्थानीय निकाय के जो पंचायत वाले जो इलेक्शंस होते हैं वो भी होते हैं। तो ये क्या है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो भी चीज़ें आती हैं मैंने लिख दिया है। और दूसरा होता है क्रियात्मक विकेंद्रीकरण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है काम, यानी कि जो काम है उसका विभाजन हो चुका है। ठीक है, निचले स्तर तक आपको काम देखने को मिलता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है उसका मतलब क्या होता है, उसमें डिफरेंस इन दोनों से कैसे, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक दूसरे से, कि भाई इसका दायरा जो है व्यापक होता है, इसका सीमित होता है। ऐसे ही और भी टॉपिक्स है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। सबको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन लंबी हो जाती है फिर भी। इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने कुछ, तो आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद आता है 7 क्वेश्चन, जो कि है भागीदारी के विभिन्न क्षेत्रों पर एक टिप्पणी लिखी है। देखो, भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन, है ना। अगर आप एक नागरिक हो, अगर आप देश के सच्चे नागरिक हो, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, तो आप भागीदारी करोगे किसमें, कि भाई साफ़ सफाई रखेंगे हम, स्वच्छता भारत अभियान में हम जो है हेल्प करेंगे, अपने घर की सफाई तो रखेंगे एटलीस्ट। जो भी कूड़ा है हम अपनी सड़कों के बाहर नहीं फेंकेंगे, सड़कों पे नहीं फेंकेंगे, हम उस कचरे को गाड़ी में फेंकेंगे या डब्बों में फेंकेंगे, जो भी जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे कि होता है ना, एक गार्बेज हाउस होता है, तो वहाँ पे फेंकेंगे। अगर डालेंगे भी तो वो भी तरीके से अंदर की तरफ, ना कि बाहर की तरफ। लोग क्या करते हैं,
ठीक है वो डाल रहे हैं अपना काम करें, लेकिन वो उस कचरे को ना दूर से फेंकते हैं इस तरीके से, और मतलब वो कचरे के डब्बे के अंदर जाने की बजाय वो उसको टप्पा खा के बाहर आ जाता है। तो वो भी तो गंदगी है ना वहाँ पे। ठीक है, जो आपको एक कर्तव्य दिया गया है आप उसको फॉलो करिए एक अच्छे नागरिक की तरह। इसी को हम भागीदारी कहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, यही जो है मैंने लिखा है, एक इंट्रो लिखा है छोटा सा, उसके बाद फिर आपको जो है बताना है कि भाई किस किस तरीके से भागीदारी हो सकती है। तो एक होता है व्यवसायिक रूप से हो सकती है, एक कानूनी रूप से हो सकती है, एक शैक्षणिक रूप से हो सकती है। आप एजुकेटेड होके अपने देश के लिए रिसर्च कर सकते हो, आप एक अच्छे देश का नागरिक बन सकते हो, एक टीचर बन सकते हो, एक इंजीनियर डॉक्टर बनी क्या काम काम कर सकते हो। ठीक है, यही होती है एजुकेशन पार्टनरशिप। ठीक है, अपने देश के लिए आप जो भी काम करते हो उसी को हम भागीदारी के रूप में लेते हैं। उसके बाद सरकार के रूप में ले सकते हो आप। ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हो सरकार के, सार्वजनिक रूप से काम कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज के लिए आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दे हो जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, बिजनेस है, और जो और भी सीटी चीज़ जो प्रदूषण वगैरह होता है, इससे बचने के लिए आप इसको बचाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, है ना। तो ये भी हो सकता है। गैर लाभकारी संगठन आप जो है वो भी बना सकते हो। ठीक है, और जो व्यक्तिगत साझेदारियाँ हैं वो आप कर सकते हो, कि भाई विवाह आपने करा दिया किसी का, आपने किसी को जो है सिविल यूनियन यानी कि जो लोगों की सेवा करता है वो आप बन गए हो। ठीक है, घरेलू जो साझेदारियाँ हैं वो आप कर सकते हो, लोगों की इस तरीके से जो घर में जाके हेल्प करते हैं लोग, उसी को हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल से होती है। ठीक है, इसी के अंदर हम यही पढ़ते हैं अपनी बुक के अंदर, जो अपने बुक नहीं पढ़ी होगी अभी तक उसके अंदर हम यही सब पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है 8वां क्वेश्चन, जो कि ये ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों और कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण यानी कि जो पंचायत है उसके बारे में बोल रहा है, जो संस्थाओं के अधिकारों और कार्य जो है उसके क्वेश्चन जो है इस तरीके का है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, पर मैंने जो आंसर लिखा आप इसको समझ जाओगे पढ़ के कि क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है अधिकार और जो कार्य है उसके बारे में पूछ रहा है। जो स्थानीय निकाय होते हैं इनके जो बेसिकली इनके अधिकार में क्या क्या काम आता है और जो उनके काम है वो क्या क्या है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, क्या इनके अधिकार में आता है, वो पूछा गया है। बस इसमें मैंने लिखा है कि प्रमुख विधायी परिवर्तन जो है इसमें मिला है कि इनकी इस वजह से इनको पावर्स मिली है। ठीक है, 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद इनको जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 11वीं और जो 12वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय अपना शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इनके पास पावर्स होती है इसका ये प्रयोग कर सकते हैं। और जो चुनौतियां हैं, जो सीमाएं हैं, वो लिख दिया मैंने कि भाई ये अपर्याप्त वित्तीय संसाधन यानी कि जो पैसे हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तंगी रहती है हमेशा, इसलिए काम नहीं हो पाता है। तकनीकी विशेषता का जो है अभाव रहता है। राजनीतिक हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और नौकरशाही लापरवाही जो होती है यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ पे चुनौतियों का सामना करती है। ठीक है, काम देखो इनकी जो पावर्स है वो इतनी जल्द नहीं होती है, इसलिए जो है ये काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान जो है मतलब फेस करते हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को। उसके बाद सकारात्मक जो विकास है वो क्या है इसके अंदर कि भाई बढ़ती जागरूकता है लोगों के अंदर, तो इसकी वजह से भी जो है फ़र्क पड़ता है। क्षमता निर्माण प्रयास हो रहे हैं, सफल जो है पहल आपको देखने को मिलती है, जो जिससे कि लोगों का काम होता है, भला होता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटा सा मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया इसका कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरणों और विशिष्ट कार्य अभिकरणों के बीच भागीदारी की प्रकृति को उजागर कीजिए। तो बेसिकली जो शिक्षा है, ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन है उस सेक्टर में जो हमारे जो स्थानीय निकाय होते हैं, जो प्राधिकरण होते हैं, इनके क्या रोल होते हैं उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप आसानी से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेना, और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, इसके लिए ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।